नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021। आज से हर दिन में पांच क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनियन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अनाउंस्ड द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर रिसेंटली टू टाइटन द सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने वीडियो पोस्ट करके आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखते हैं दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के बारे में जो न्यूज़ है, हर्षित सर ने सुबह अपने डेली करंट अफेयर्स वीडियो में अच्छी तरह कवर किया था। फिर भी मैं आपको और एक बार मोटे मोटे पॉइंट्स जो है बता देता हूँ। देखो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव प्रोविजन क्या है। सेंटर ए लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेस निकाल रहा है फॉर प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टॉलेशन इन द कंट्रीज टेलीकॉम नेटवर्क। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है साइबर सिक्योरिटी को और अच्छा सा करने की कोशिश कर रहा है। हमें पता है चाइना की जो इंटरवेंशन है हमारी जो साइबर वर्ल्ड में, तो रिसेंटली हमने बहुत सारे चाइनीज ऐप्स बैन किए थे हमारी गवर्नमेंट ने, और करते भी जा रहा है। और जितने भी नॉन ट्रस्टेड सोर्सेस है जो साइबर वर्ल्ड में, वो सबको हम बैन कर रहा है। ये हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे यूपीएससी मेंस का एक टॉपिक है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी, तो उसके बारे में जितने भी न्यूज़ आ रहा है ना, ये सब न्यूज़ कवर करने से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है। द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर विच इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल बी डिवाइसिंग द मेथोडोलॉजी टू डेजिग्नेट ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली इसके लिए एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाएगा। राइट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट न्यू डिवाइसेस दैट आर डेजिग्नेटेड ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स। देखो, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को बेसिकली टीएसपी बोलते हैं। इनको अभी नया डिवाइसेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी डेसिग्नेटेड ट्रस्टेड सोर्सेस से। और ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स कौन सा है, ये कौन डिसाइड करेगा? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। द लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स एंड सोर्सेस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ ए कमिटी। देखो दोस्तों, इसके लिए अलग सा कमिटी भी बना रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन टेलीकॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कमिटी विल बी हेडेड बाय डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हमारे क्वेश्चन में था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आंसर है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोवल साहब है, उनके पास बहुत काम है। तो ये जो कमिटी बनाएगा ना, ये जो साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसको हेड करेगा डेप्यूटी एनएसए एंड कॉन्स्टिट्यूट मेंबर्स फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। देखो, इस कमेटी में और भी मेंबर्स है, रिलेवेंट डिपार्टमेंट से मेंबर्स होंगे, मिनिस्ट्री से मेंबर्स होंगे, एंड 2 मेंबर ऐसे होंगे जो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो तीसरा स्टेटमेंट है कमिटी विल बी हेडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। स्टेटमेंट 1 and 2 आपको मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बायो बबल रिसेंटली सीन इन न्यूज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट isolated from the outside world to minimize the risk of COVID-19 infection। तो बेसिकली दोस्तों, बायो बबल है क्या? रिसेंटली हमने आईपीएल मैच देखा था, वो भी एक बायो बबल ही था। मतलब वो स्टेडियम के अंदर उन्हीं लोगों का एंट्री था जो कोविड-19 की जो टेस्ट में नेगेटिव था। तो बेसिकली जो बंदे ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, उनको बाकी दुनिया से अलग करके, आइसोलेट करके कुछ करवाते हैं। इसको बोलते हैं बायो बबल। ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जो आईपीएल मैचेस चल रहा था, ठीक है, वो सब। ये बायो बबल इज ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। मतलब ऐसे एक जगह में कुछ लोगों को डाल दिया जाएगा, आइसोलेटेड रहेगा वो, मतलब कोविड-19 इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल कम होगा, क्योंकि उनको बाकी सारी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होगा। It permits only authorized sports persons, support staff and match officials to enter the protected area after testing negative for COVID-19। ये तो मैंने स्पोर्ट्स का एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, वैसे और भी जगह में है ये बायो बबल। तो देखो, इट परमिट्स ओनली ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स पर्सन, सपोर्ट स्टाफ। वैसे अपना आईपीएल हुआ था, उसमें क्या है, स्टेडियम के अंदर आपने देखा होगा टीवी में, स्टेडियम के अंदर उन्हीं लोग थे जो कोविड नेगेटिव था। ठीक है।
The Board of Control of Cricket in India will provide biosecure bubbles in hotels, training sessions, matches and transportation. तो बेसिकली बीसीसीआई की बात हो रही है इधर। उन्होंने जब प्लेयर्स को होटल में अपना अकोमोडेट किया था, उधर भी ऐसे ही था, एक बायो बबल बना के रखा था। मतलब वो लोग जहां भी जाएंगे ना, वो सब बायो बबल एरिया होगा, एक कवर होगा, कोई भी पब्लिक से इनका कोई मुलाकात नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं तो एक स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया, वैसे आप और भी सारे सेक्टर्स में इसका एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे कोई ऑफिस है, अगर ऑफिस से कुछ काम करना चाहता है, कोई कंपनी है अपने एम्प्लॉय से काम कराना चाहता है, तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज को ऑफिस अपने एक बायो बबल बना के रख सकते हैं। मतलब उनका काम भी हो जाएगा, बाकी सारे दुनिया से इनका कोई मुलाकात नहीं होगा। तो इस तरह जो बनाते हैं इसको बायो बबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक स्टेटमेंट डाला था, टेम्पररी अरेंजमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज, एक मैं पेन ले लेता हूं, टेम्पररी अरेंजमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट रिस्टार्टिंग कॉमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज व्हेन रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। एक का आंसर क्या है दोस्तों? मैंने एक बार ऐसे क्यूज में पूछा भी था आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन डाला भी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी अब थोड़ा रिवर्स हो जाएगा आपका। आप बताइए कमेंट बॉक्स में स्टेटमेंट ए का आंसर क्या है। स्टेटमेंट ए जो लिखा है इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ये भी एक बबली है, क्या है बताइए आप। Question number 3. Match the following indigenous sports or arts with the states to which it belongs predominantly as per the quotes mentioned below. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, A2 गटका पंजाब, B4 कलरीपयट्टू केरला, ऑप्शन सी इज इक्वल 1 मल्लखंबा मध्य प्रदेश, तांगटा मणिपुर। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे करंट इवेंट से कैसे रिलेटेड है? दोस्तों बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि आज ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, गटका, कलरीपयट्टू, तांगटा एंड मल्लखंबा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में ये चारों इंडिजिनियस स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन होगा। तो इस तरह एक इंडिजिनियस स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन खेलो इंडिया यूथ गेम जैसा एक नेशनल लेवल गेम्स में इंक्लूड करने से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, इसकी प्रमोशन भी हो जाएगी। ये कहा है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सर ने। द 4 सेलेक्टेड गेम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो दोस्तों, कलरीपयट्टू हैज इट्स ओरिजिन केरला। कलरीपयट्टू केरला के एक पुराना मार्शल आर्ट है, प्रेजेंटली भी उसको प्रैक्टिस किया जाता है। देखो बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, कलरीपयट्टू। मैं खुद केरला का हूं तो मुझे कलरीपयट्टू के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। मल्लखंबा मीनवेल हैज बीन वेल नोन अक्रॉस इंडिया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मल्लखंबा प्रैक्टिस किया जाता है। गटका, वो तो नाम से पता चल जाएगा आपको, पंजाब से है, ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है, किसका? निहंग सिख वॉरियर्स का, राइट, वो लोग सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। तांगता जो है मणिपुरी मार्शल आर्ट है। Passed in oblivion in recent decade, the sport will get national recognition again with the help of खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरिए ये चारों और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है उसको बाद में इंक्लूड किया जाएगा। अभी के लिए एक चारों इंडिजिनियस स्पोर्ट्स या मार्शल आर्ट्स जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपको दिखाई देगा। तो हमारा आंसर हमें मिल गया बी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज इनकरेक्ट। दोस्तों 4 स्टेटमेंट्स लिखा हूं, आप चारों को पढ़ लीजिए और बताइए उसमें कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपको लग रहा है चारों सही है तो आंसर बताइए ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोस्तों इधर ही आपका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। वुलार लेक आप सब सुने होंगे, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट है और इंडिया का सबसे बिगेस्ट भी है वुलार लेक, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इट वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? जो प्लेट मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों। जैसे हमारा हिमालय बना था वो भी एक टेक्टोनिक मूवमेंट से बना था, तो वैसे भी वुलार लेक भी एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना था। बिल्कुल सही है। वेम्बनाड लेक इन केरला इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। देखो दोस्तों केरला में एक वेम्बनाड लेक है। वेम्बनाड लेक के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों लेक बोलते हैं पर आपको एक लेक जैसा नहीं दिखता है, इसको केरला साइड में बैक वाटर्स कहते हैं, जहां बोटिंग वगैरह होता है। बैक वाटर्स इन द सेंस, देखो दोस्तों नदियां जाके समुद्र में मिलता है। ये वेम्बनाड लेक जैसे लेक जो है इसको केरला साइड में बैक वाटर्स कहते हैं, मैंने बोला, और मलयालम वर्ड में इसको कायल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कायल, KAYAL, मतलब ऐसे प्रोनाउंसिएशन बता दिया मैंने। तो दोस्तों
ये जो वेम्बनाड लेक है ये सबसे बड़ा लेक भी है, ठीक है। ये जो बैकवाटर्स का स्पेशलिटी होता है कि ये बारिश के टाइम पे मतलब रेनी सीजन में बैकवाटर से आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है, जो पानी होगा ना वो फ्रेश रहेगा। पर ड्राई सीजन में समुद्र का पानी अंदर आ जाता है और पूरा सलीन हो जाता है, राइट। तो ये लेक्स का जो कायल में बोला, बैकवाटर्स बोलो आप, उसका एक स्पेशलिटी है। तो जो वेम्बनाड लेक केरला में है वो केरला का लॉन्गेस्ट भी है और इंडिया का भी लॉन्गेस्ट लेक है। तो आप बोल सकते हो कि लेक का एक क्लासिफिकेशन बनाएगा तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक जो है वो वेम्बनाड लेक है, राइट। अपर लेक इन मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन मेड, ठीक है। तो अपर लेक इन मध्य प्रदेश जो है एशिया का सबसे बड़ा लेक है, आर्टिफिशियल लेक है बेसिकली। कोडेकनाल लेक इन तमिलनाडु इज एन आर्टिफिशियल लेक। देखो दोस्तों, कोडेकनाल तमिलनाडु का एक जगह का नाम भी है, उधर एक लेक भी है, इसको कोडेकनाल लेक बोलते हैं। वो एक आर्टिफिशियल लेक है, बहुत बड़ा है, बहुत ही सुंदर भी है, बहुत ठंड लगता है उधर। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट डी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, 2018 की प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी था। क्वेश्चन तो ऐसा ही था कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है, तो इसका आंसर था कोडेकनाल। तो ऐसे हमारे आंसर में मिल गया, ऑल ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड और फाइनल क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल्ड वेव विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए चारों स्टेटमेंट और बताइए कौन कौन सा सही है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों चारों स्टेटमेंट सही है, तो मतलब नॉर्थ इंडिया में जो कोल्ड वेव होता है उसके कारण ये चारों स्टेटमेंट्स में लिखा है ना, वो सारे कारण है, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, कोल्ड वेव कब डिक्लेयर होता है दोस्तों। देखो एक कोल्ड वेव इज डिक्लेयर्ड when the maximum temperature dips 4.5 degrees Celsius below normal temperature which has been set based on climatological data of 30 years 1981 and 2010। देखो दोस्तों, अगर टेम्परेचर में 4.5 डिग्री सेल्सियस तक का डिप हो गया, मान लो 10 डिग्री था नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें से 5.5 हो गया, तो कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकता है। और कौन डिक्लेयर करता है, आईएमडी। आईएमडी मतलब इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये नॉर्मल, मैंने जो बोला ना, नॉर्मल टेम्परेचर से तो डिप होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ से सेट हुआ है, 1981 से लेके 2010 तक का क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा लिया हुआ है, उसको सेट किया हुआ है और एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट किया। वो नॉर्मल टेम्परेचर से अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस का डिप हो गया तो कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकता है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 10 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए जो डिप है। मतलब ऐसा नहीं कि 15 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है और मतलब एक महीने का नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री है और 15 से 10.5 हो गया तो कोल्ड वेव नहीं है। 10 डिग्री से नीचे जो होता है ना फिनोमिनन, वही है कोल्ड वेव। मतलब 10 डिग्री से अगर 5.5 होगा तो कोल्ड वेव है, 8 डिग्री से अगर 3.5 होगा तो कोल्ड वेव है, ठीक है। In winters, whenever an active western disturbance passes through the western Himalayan region, it's lead to a dip in temperatures across northwest India। देखो दोस्तों, बहुत सारे ज्योग्राफिकल टर्म्स आएगा, अलग सा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको मैं ये बता रहा हूँ, दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया साइड में जो कोल्ड वेव होता है उसके कारण क्या क्या है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और एक नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है ब्लोइंग आउट दिल्ली फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ हाई अल्टीट्यूड एरिया। और तीसरा क्या है, लैक ऑफ क्लाउड कवर है। पहला मैंने बोला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी क्या कारण, एक कारण है। दूसरा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो बहती है वो भी एक कारण है। और लैक ऑफ क्लाउड कवर, क्लाउड की कमी। ये कैसे होगा, क्लाउड और कम रहने से क्या होगा दोस्तों, हम सबको पता है सुबह के टाइम पे सन से रेडिएशन आता है, ठीक है, और एर्थ इसको रिफ्लेक्ट करना है। और एर्थ पूरा जो हीट है उसको रेडिएट बैक कब करते हैं, रात को करते हैं। पर जब क्लाउड रहेगा तो क्या होगा, पूरी तरह एटमॉस्फेयर में वो रेडिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्लाउड नहीं रहने से क्या होगा, जितने भी सुबह जो धूप मिला है वो पूरा रेडिएट बैक हो जाएगा एटमॉस्फेयर में और वो ठंड हो जाएगा। जो डेजर्ट्स में होता है, मैंने आपको पहले बताया हूँ एक बार, डेजर्ट्स में क्या है, सहारा डेजर्ट की एग्जांपल ले लो, सुबह के टाइम पे 50-55 डिग्री तक चला जाता है और रात को 2-3 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाता है। क्यों, जितने भी धूप आया था, जितना भी सोलर एनर्जी आया था ना, हीट आया था, वो रात को पूरा रेडिएट बैक होता है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह क्लाउड नहीं रहने से जितने भी धूप आया था सुबह वो पूरा रेडिएट हो जाएगा, ये भी एक कारण है। और एक कारण क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्टिव ला नीना क्लाइमेट पैटर्न टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब हैव बीन डिपिंग। ला नीना क्लाइमेट पैटर्न जब होता है, ला नीना के बारे में आप जाके देखिए, हर्षित द्विवेदी सर के साथ नाम के साथ आप सर्च कीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। बस आपको मैं यही बता रहा हूँ,
नॉर्थन इंडिया में जो कोल्ड वेव्स होते हैं उसका कारण मैंने बता दिया, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है, लैक ऑफ क्लाउड कवर है एंड लैंड इन अ क्लाइमेट पैटर्न है। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑल ऑफ द एबोव, राइट। तो दोस्तों डेली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। हर दिन इस तरह 5 क्वेश्चंस जो करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा, चाहे वो पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो, बायोलॉजी से हो, ज्योग्राफी से हो, ऐसे 5 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों की अच्छी तरह रिविजन हो जाएगा। आप लोग वैसे भी हर्षित सर का डेली करंट अफेयर्स एंड हिंदू एडिटोरियल्स फॉलो कर ही रहे हो, तो इस तरह आपकी क्वेश्चंस देने से रिविजन भी हो जाएगा। दोस्तों हमें फॉलो करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।